मॉल। रूहानी पर तिरछी नजर डालते हुए अवंतिका फिर निहाल की ओर मुड़ी और आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। एक बार फिर उसकी बांह पकड़ते हुए उसने सुखद आवाज में सुझाव दिया, मिस्टर खुराना, कैसा रहेगा अगर हम आज का डिनर यहाँ की फेमस रेस्टोरेंट में करें तो? वैसे भी उस लड़की की वजह से मुझे भूख भी लग गई है। उसके कहने की वजह से निहाल बेमन ही बोलता है। ठीक है, चलो चलते हैं। अपने मन में चल रहे इतने सवालों को साइड में रखते हुए अर्जुन निहाल के साथ रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ा। इधर मॉल से बाहर निकलने के बाद रूहानी एकदम से खुश होते हुए अपने दोनों हाथों से ताली बजाने लगती है और फिर अनंत की तरफ मुड़कर पूछती है, अरे मुझे याद है कि तुम इस माल की 5वीं मंजिल पर जो रेस्टोरेंट है वहाँ दोपहर का भोजन करना चाहते थे। क्या मैं सही हूँ? यार सनाया, क्या तुम अभी भी मेरी टांग खींच रही हो? अनंत ने कहा भरी। मैं सच बोलूं तो मैंने अपना सारा पैसा मोबाइल गेम्स पर खर्च कर दिया है, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं तुम सबके लिए रात का खाना खरीद सकूं। तभी झट से रूहानी बोल पड़ती है, अच्छा तो फिर ठीक है, आज का लंच मैं कराऊंगी तुम सभी को। मॉल के बाहर जैसे ही रूहानी ये बोलती है कि वो आज उन सबको कहीं दूसरी जगह नाश्ता करवाएगी, इस पर अनंत की आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं और वो रूहानी को घूर कर देखते हुए बोलता है, क्या यार रो, तुम अभी कुछ देर पहले जो उस तरह की हरकत करी वो सब क्या था? मुझे तो लगता है दोस्तों, हमारी रूह का दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसे डॉक्टर से दिखवाना पड़ेगा। अनंत की बात सुन सनाया उसके पैरों पर झट से अपना पैर मारते हुए कहती है, हमारी रूह का दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। तुम्हें पता नहीं है कि हम लड़कियां कभी कभी एक्टिंग करते रहते हैं, तो हमें पागल साबित करना बंद करो। वैसे भी मैं तो बोलती हूँ कि रोहानी तुम हमें इसी रेस्टोरेंट में लंच करवाओ। वैसे भी तुम इतने महंगे कार से कॉलेज जाती हो, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है इस रेस्टोरेंट में खाना खाना। सनाया की बात सुन आनंद थोड़ा हैरान हो जाता है। निश्चित रूप से उस जगह का खर्चा उठाने में हमारे रूह सक्षम हो सकती है, लेकिन तुम जानती हो उस रेस्टोरेंट के बाहर कितना ज़्यादा सिक्योरिटी है, हम ऐसे ही वहाँ नहीं घुस सकते हैं। इसके अलावा लंच का भी टाइम हो गया है और अगर हम अंदर चले भी गए तो भी हमें कोई टेबल नहीं मिलने वाली है। अनंत का कभी भी रूहानी को नीचा दिखाने का इरादा नहीं था, उसने केवल सच्चाई का खुलासा किया था। जब भी अनंत के पापा को किसी कस्टमर को खुश करने की ज़रूरत होती थी तो वो हमेशा इस रेस्टोरेंट में उन्हें खाना खिलाने के लिए इनवाइट करते थे और इसके लिए वो हमेशा लगभग सप्ताह भर पहले ही टेबल बुक कर लेते थे। बाकी के लोग इसी डिस्कशन में लगे हुए थे, लेकिन वहीं खड़ी रूहानी के दिमाग में अभी भी वही सीन चल रहा था कि किस तरह निहाल ने बस एक बार उस लड़की के कहने भर पर उसे वो लिपस्टिक सेट खरीद कर दे दिया था। वह उस लड़की पर एकदम दिल खोलकर पैसे खर्च कर रहा था। रूहानी को पता चला कि निहाल ने उस लड़की के लिए जो लिपस्टिक सेट खरीदा था उसकी कीमत 1,30,000 थी और अर्जुन जो बैग पकड़े हुए था उन सब की कीमत तो काफ़ी ज़्यादा ही थी। चूंकि रूहानी के चेहरे को देखे बिना आज तक निहाल उसे पत्नी के तौर पर मासिक खर्चे के लिए एक मोटी रकम देता आ रहा था, पर रूहानी काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्ट टाइप की लड़की थी, इसीलिए वो अमर जी से सिर्फ उतने ही पैसे लिया करती थी जितना कि उसके छोटे मोटे खर्चे थे। चूंकि वो अभी भी निहाल खुराना की पत्नी थी, पर उसने कभी भी उसके पैसों को अपना नहीं समझा था। पर आज जब वो उसे किसी और लड़की पर ऐसे पैसे लुटाते हुए देखी तो वो खुद में बोली, अभी तक कानूनी तौर पर हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है। हाँ, मैंने उन्हें डाइवोर्स के पेपर भेजे हैं, पर जब तक कि हमारा तलाक नहीं हो जाता उनके पैसों पर मेरा भी हक है। भले ही मैं उसे अपने निजी खर्चे के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, पर अपने दोस्तों की इच्छा पूरी करने के लिए मुझे उस पैसे को यूज़ कर लेना चाहिए। उन सभी की खुशी के लिए मुझे उनके थोड़े पैसे यूज़ करने ही होंगे ताकि वो सभी इस रेस्टोरेंट में लंच कर पाएँ। ये बात अपने मन में डिसाइड करते ही रूहानी ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकालकर अमर जी का नंबर डायल किया और बात करने के लिए फ़ोन को अपने कान के पास लगाया। 1 मिनट बाद रूहानी और अमर जी के बीच कॉल समाप्त हो गई। जैसे ही उसने अपना फ़ोन वापस अपनी जेब में रखा, अपने दोस्तों की ओर मुड़ते हुए उसने जानबूझकर अपना गला साफ किया, जो सभी का ध्यान खींचने में सफल रही।
सभी की निगाहें अब रूहानी पर थी और वो सभी उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे। रूहानी, गाइस, तुम सब इस तरह यहाँ क्यों खड़े हो? चलो, हमें आगे जाना चाहिए। रूहानी की बातों को सुन सभी दोस्त आपस में एक दूसरे को देखने लगे। फिर वापस से रूहानी की तरफ नजरें कर लीं। तभी रिया बोली, रिया, वास्तव में हम कहाँ जा रहे हैं? रिया और बाकियों को अपनी ओर सिर घुमाते हुए रूहानी ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए जवाब दिया, बेशक उसी रेस्टोरेंट जहाँ पर तुम सभी को लंच करने का मन था। क्यों, वहां लंच नहीं करनी है तुम लोगों को क्या? उसकी बातों को सुन सभी झट से उसके गले से लग गए और खुश होते हुए लिफ्ट की तरफ चल पड़े। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला तो रूहानी का ध्यान लिफ्ट से निकल रहे आदमी पर गया। उस आदमी को नजरअंदाज करना कठिन था क्योंकि उस व्यक्ति की आवा भय और अहंकार से भरी हुई थी। उस आदमी की उपस्थिति पूरी तरह से दबंगी थी। लानत है, ये फिर से सामने आ गए। रूहानी ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए आह भरी। तलाक के प्रस्ताव से पहले उस आदमी से मिलना मानो नामुमकिन सा था। हालांकि जब से रूहानी ने अमर जी से निहाल को तलाक के कागजात भिजवाए थे, ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड ने उससे मिलना इतना आसान बना दिया है। शायद ये उनकी तीसरी मुलाकात थी। रूहानी निहाल की नज़रों से बस बचना चाह रही थी। तभी निहाल की नज़र उस पर पड़ जाती है। उसे वहां देख वो पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और बोलता है, इन लोगों को यहाँ किसने आने दिया? निहाल की आवाज गुस्से से भर उठी। उन्हें अभी यहाँ से बाहर फेंकवाओ। उसकी आवाज सुनते ही रूहानी तुरंत विचारों की दुनिया से बाहर आ जाती है। निहाल खुराना को इतना ज्यादा गुस्से में देख उस फ्लोर के मैनेजर ने डरते हुए बोला, मिस्टर खुराना, दरअसल ये सभी मिस्टर अमर के गेस्ट हैं। अमर का नाम सुनते ही निहाल ने कॉलेज के छात्रों पर ठंडी नजर डाली। फिर अपने मैनेजर से बोलता है, अर्जुन, बाकी के सभी यहाँ रुक सकते हैं, पर उसे अभी निकालो यहाँ से। अर्जुन अच्छी तरह से जानता था कि निहाल किसके बारे में बोल रहा है। जब अवंतिका ने निहाल को उस लड़की को वहां से निकालने की बात कहते हुए सुनी तो वो बहुत ज्यादा हैरान थी। वह मुझसे इतना प्यार करता है कि उसने मेरे लिए उस सबको यहाँ से निकाल रहा है। अवंतिका जगते हुए ही सपने देखने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, वह सबसे अच्छा इंसान है। मिस्टर खुराना मिसेस खुराना के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अर्जुन वही खड़े मन में सोच रहा था। वे मिसेस खुराना का इतना अपमान क्यों कर रहे हैं? ये सब सोच सोचकर अर्जुन काफी परेशान हुए जा रहा था। तभी निहाल की नजर अपने मैनेजर पर पड़ जाती है, जिसे अभी भी चुपचाप खड़े देख वो गुस्से के चरम सीमा पर पहुंच जाता है और तेजी से 2 कदम चलते हुए उसके पास जाकर बोलता है, तो तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं संभाल सकते हो? नहीं मिस्टर खुराना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्जुन घबरा गया। वह दरअसल ये जानते हुए कि अर्जुन अभी निहाल से क्या कहने वाला है, रूहानी ने उसे झट से इशारा कर चुप करा दिया। पूरी उम्मीद थी कि वो उसकी बात जरूर मानेगा और वो कौन है यह असलियत मिस्टर खुराना को नहीं बताएगा। रूहानी को इस तरह से अर्जुन को इशारा करते हुए निहाल ने देख लिया और एक बार फिर रूहानी के बारे में गलत सोचते हुए वो मन ही मन बोला, इस लड़की की तो कोई करेक्टर ही नहीं है। कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ। हाँ, हाउ चीप। और फिर अर्जुन की तरफ मुड़कर उससे बोलता है, देखो अर्जुन, हमेशा वो चीज अच्छी ही नहीं होती जो तुम्हें लुभा रही हो, क्योंकि अक्सर अच्छे दिखने वाली चीज अंदर से कुछ और ही होती है। अगर मैं ऐसा व्यक्ति होता तो मुझे सांस लेने में भी शर्म आती और इसलिए मैं अपनी इच्छा से इस इमारत से कूदकर अपनी जान दे देता। निहाल किस बारे में बात कर रहा था अर्जुन को समझ नहीं पाया। बस मन ही मन एक ही बात सोचे जा रहा था कि वो मिसेस खुराना के प्रति इतना नफरत क्यों रखते हैं अपने दिल में। जब निहाल उतने भद्दे तरीके से रूहानी को अपमानित कर रहा था तो उसकी बातों को वो समझ गई और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि रूहानी बिना कोई गलती के किसी के ताने को बर्दाश्त कर रह जाए। निहाल की बातों से उसके अंदर भी गुस्सा भर गया और वो भी निहाल पर टोन मारते हुए बोली, ओ मिस्टर खुराना, आप बड़े होकर भी इन बच्चों जैसी हरकत क्यों कर रहे हैं? मैं जानती हूँ कि आप वो सब मुझे बोल रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि वो किस महज एक एक्सीडेंट था। क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ गेम में हार गई थी, इसीलिए मुझे उस दरवाजे से आने वाले इंसान को किस करना था। इत्तेफाक वो इंसान आप निकले। और फिर रही बात यहाँ से बाहर निकालने की,
तो एक बार पहले ही आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल चुके हैं और मैं चुपचाप चली भी गई थी, पर अब दोबारा से मैं नहीं जाने वाली हूँ। आप होते कौन है हमें इस तरह से निकालने वाले? आप खुद को समझते क्या हैं? रूहानी की बातों में सच्चाई थी। हालांकि रूहानी ने निहाल को किस किया था, लेकिन फिर भी फाइनली नुकसान रूहानी का ही था, क्योंकि वह उसका पहला किस था। हाँ, निहाल खुराना उसका पति था, लेकिन फिर भी इस तरह से किस? रूहानी को इतना गुस्से में भड़कते हुए देख अनंत और रिया उसकी बाह पकड़ उसे थोड़ा पीछे खींच लिए, और अनंत उसे शांत करते हुए बोला, शांत हो जाओ रूह। मिस्टर खुराना एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं, हमें उनके साथ इस तरह पंगा नहीं लेना चाहिए। अनंत के समझाने के बाद रूहानी उससे बोलती है, जो भी हो, लेकिन मिस्टर खुराना ने मुझे गलत बोला है। एक शक्तिशाली व्यक्ति होने का मतलब यह थोड़ी ना है कि वो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। उन्हें इस तरह मुझे बेइज्जत करने का कोई हक नहीं है। अनंत को समझाने के बाद रूहानी वापस से निहाल का क्लास लेने लग गई और बोली, चूंकि आप कहते हैं कि मैं एक घटिया किस्म की लड़की हूँ, तो उस किसने निश्चित रूप से आपको भी घटिया बना दिया होगा। रूहानी निहाल को देख उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, तो अगर मुझे मरना चाहिए, तो क्या आप मेरे साथ मरने को तैयार हैं मिस्टर सर्वशक्तिमान? कानूनी रूप से वे अभी भी शादीशुदा थे। यदि वे एक नॉर्मली जोड़े होते तो यह रोमांटिक क्यूट सा फाइट लगता और बहुत से लोगों को अच्छा भी लगता, पर ऐसा नहीं था। जब निहाल का रूहानी मजाक उड़ाती है, तो इस दौरान वहां पर मौजूद सभी लोगों को पता चल जाता है कि उनके बीच में किस हुआ था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उस जैसे डरावने और अहंकारी भरे इंसान को भला कौन किस करने की हिम्मत कर सकता है। जब फ्लोर मैनेजर ने देखा कि रूहानी की इस तरह की हरकतों से उसकी नौकरी जा सकती है, तो वो आगे बढ़ रूहानी को रोकना चाहता था, पर अगले ही पल वो यह सोचकर रुक गया कि जब मिस्टर खुराना के मैनेजर मिस्टर अर्जुन उसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो वो कैसे बोले। यही सोचकर वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। किस? जब अवंतिका ने रूहानी के मुंह से यह शब्द सुने, तो वो गुस्से से एकदम तमतमा गई। उसका जी चाह रहा था कि वो रूहानी को वहीं मार डाले। आज तक उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो निहाल को किस कर सके, और रूहानी ने उसके साथ ऐसा कर भी लिया। पर किसी तरह से वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर वहीं पर खड़ी थी। फाइनली अर्जुन अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को झांपते हुए हैरानी भरी आवाज में खुद से बोलता है, हद है, मतलब मिसेस खुराना को यह नहीं पता है ये मॉल मिस्टर खुराना की है, और जबकि अभी तक उनका तलाक नहीं हुआ है, तो उनका भी, क्योंकि कानूनी तौर पर वो दोनों अभी भी पति पत्नी हैं। इधर सनाया को निहाल पर नजरें गड़ाए देख रूहानी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। इसीलिए वो उसके हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? बस उन्हें देखती रहती हो। तभी अनंत और सनाया उसे शांत करते हुए धीरे से बोले, अनंत, यार रूह, तुम्हें पता नहीं है क्या, यह मॉल खुद मिस्टर खुराना का ही है। जैसे ही अनंत ने अपनी बात पूरी की, रूहानी वहीं जम सी गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया, जो अब वो क्या बोलती समझ नहीं पा रही थी। जब रूहानी को पता चलता है कि वो जिस इंसान को अभी उस मॉल को लेकर इतना कुछ सुना दी, असल में वो उसी का मॉल है, ये जान उसके तो पैरों तले जमीन ही निकल जाती है, और वो वहीं बुद्ध बन खड़ी हो खुद में ही बोलती है, छी रूहानी, तू ना बिल्कुल भी कुछ बोलने से पहले नहीं सोचती है। अब हो गई ना तेरी इंसल्ट। पर एक मिनट, अभी अभी सनाया ने क्या बोला? यह मॉल मिस्टर खुराना का है, मतलब कि अभी भी कानूनी तौर पर मैं उनकी पत्नी हूँ, तो उस हिसाब से इस मॉल की आदि मालकिन मैं भी हुई। जैसे ही रूहानी को यह बात दिमाग में आती है, वो भाई जोर जोर से हंसने लगती है। उसको इस तरह हंसते हुए देख उसके सारे दोस्त हैरान रह जाते हैं, बल्कि खुद निहाल भी बहुत अजीब तरह से उसकी तरफ देखता है। पर इन सबके बीच में अर्जुन जानता था कि रूहानी के हंसने की असली वजह क्या है, इसीलिए वो बस चुपचाप अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। तभी रूहानी जैसे ही वापस से निहाल को कुछ उल्टा सीधा बोलने वाली होती है, तभी सनाया झट से आगे बढ़ उसके मुंह पर अपना हाथ रख उसके मुंह को बंद कर देती है, और धीरे से उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोलती है, यार रूह, तू क्यों जानबूझकर हम सबको मरवाना चाहती है? तू क्यों बेकार में इनसे पंगे ले रही है? ये मॉल इनका है, और फिर भी तू इन्हें ही सुना रही है। चुप हो जा मेरी माँ। सनाया की बातों का असर रूहानी पर जरा भी नहीं हुआ। वो बस किसी तरह अपने मुंह पर से
उसका हाथ हटाना चाह रही थी, लेकिन तभी अनंत भी आगे बढ़ उसके हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और निहाल के चेहरे को देख घबराहट भरी मुस्कान के साथ बोलता है, अनंत, सॉरी, आई एम सो सॉरी सर। वो दरअसल शायद हमारे दोस्त का दिमाग कुछ खराब हो गया है, बस इसी वजह से वो इस तरह की बहकी बहकी बात कर रही है। प्लीज आप इसकी बातों को बुरा मत मानिए। हम सभी अभी ही यहीं से चले जाते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अनंत ये बोल रूहानी के हाथों को पकड़ बाहर की तरफ लेकर जाने की कोशिश करता है, पर रूहानी वहां से हिलने का नाम ही नहीं लेती है। तभी वो एकदम से उसे अपने कंधे पर जबरदस्ती उठा लेता है और तेज कदमों के साथ वो सीधे मॉल से अपने बाकी के दोस्तों के साथ निकल जाता है। रूहानी उसे बार बार खुद को नीचे उतारने को बोल रही होती है, पर अनंत बिना उसकी बातों को बेलू दिए सीधे बाहर गार्डन में पहुंच जाता है। इतने दूर से रूहानी को जबरदस्ती उठाकर लाने की वजह से वो पूरी तरह से हाँफने लगा था। जैसे ही वो सभी गार्डन में पहुंचते हैं, अनंत रूहानी को नीचे रख अपने दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए जोर जोर से सांस लेने लगता है। पर इस तरह जबरदस्ती अपने आप को उठाकर लाने की वजह से रूहानी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। इसीलिए वो गुस्से में अनंत के चेहरे की तरफ जाकर खड़ी हो उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़ लेती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बोलने की, वो भी उस आदमी के सामने। मैं तुम्हें पागल लगती हूँ। इतना कह वो उसे थप्पड़ मारने के लिए जोर से अपना हाथ उठाती है, पर अभी उसके हाथ अनंत के गाल पर पड़ते उससे पहले ही सनाया झट से उसकी कलाई को पकड़कर उसे रोक देती है और कहती है, सनाया, ये क्या है यार रूह, एक तो अनंत तुम्हें वहां से बचाकर लाया और तुम उल्टा उसी पर हाथ उठा रही हो। तुम्हें क्यों पंगे लेने हैं उस आदमी से? तुम्हें पता है ना कि मिस्टर खुराना कितने पावरफुल इंसान है, और अगर एक बार उन्होंने हमसे बदला लेने के बारे में सोच लिया तो बेवजह हम सब मारे जाएंगे। उन सब की वजह से रूहानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो अपनी कार की तरफ मुड़ जोर से अपनी कार को एक मुक्का मारा और फिर बोली, मैं वापस घर जा रही हूँ और मैं कल कॉलेज नहीं आऊंगी। जैसे ही रूहानी ये बोलती है कि वो कल कॉलेज नहीं आएगी, ये सुन रजत बहुत अपसेट हो जाता है और पूछता है, रजत, क्या रूह तुम कल सच में कॉलेज नहीं आओगी? रूहानी, हाँ, ये बात सुनकर रजत को खुद में बहुत ज्यादा दुख हुआ। वो जानता था कि रूहानी को पहले भी पढ़ने में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा था, पर अब जबकि वो उसके साथ इतना समय बिताई है और वो अच्छे दोस्त भी थे, उसके बावजूद भी रूहानी का इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं आया। रजत ने सुना था कि अच्छे के साथ हमेशा हम अच्छे बन जाते हैं, पर शायद ये बात रूहानी पर लागू नहीं हुआ। मर्सिडीज का दरवाजा खोलकर रूहानी ड्राइवर की सीट पर जा बैठी और तभी उसे कुछ बात याद आई। इसीलिए वो कार की खिड़की से अपना सर बाहर निकालते हुए बोली, यार सनाया, मुझे आज दोपहर के समय कुछ वक्त के लिए तुम्हारी कार उधार चाहिए। रूहानी की बात सुनते ही सनाया अपनी कार की चाबी निकाल उसे देने के लिए आगे बढ़ी, पर रूहानी को चाबी देने से पहले वो उससे पूछी, क्या रूहानी, सच में तुम ठीक हो ना? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। सनाया की बातों को सुन रूहानी मन ही मन खुद बोली, मैं अपने दोस्तों को बता भी नहीं सकती हूँ कि मिस्टर खुराना मेरे पति हैं, और इस हिसाब से अभी भी मैं इस रेस्टोरेंट की मालकिन हूँ। अगर इन्हें बताया तो ये मेरा विश्वास नहीं करने वाले, बल्कि उल्टा इन्हें लगेगा कि मैं पागल हूँ। सनाया, रू, तुम क्या सोचने लग गई? तुम सच में ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ मुझे। रूहानी, नहीं सनाया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा गुस्सा थी, शायद ज्यादा गर्मी की वजह से। खैर तुम लोग परेशान मत होना, मिस्टर खुराना हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। रूहानी इतना बोलकर कार स्टार्ट कर दी और खुद से बोली, मुझे अब उनसे डाइवोर्स के बारे में आमने सामने आकर बात करनी होगी। तभी वापस से कार को साइड में रोक वो अपना फोन निकालती है और निहाल का नंबर डायल कर उस पर टेक्स्ट मैसेज लिखने लगती है, निहाल, मुझे तलाक चाहिए। आपके पास वापस आकर मामले को निपटाने से पहले एक दिन बचा है। यह लिख। उसे जब वो पढ़ती है तो उसे यह शब्द कुछ अहंकारी से लगते हैं, इसीलिए वो उस मैसेज को मिटाकर वापस से दोबारा लिखना शुरू करती है, मिस्टर निहाल, देखिए, वो किस वाली बात के लिए सॉरी, और मेरी वजह से आप मेरे दोस्तों को परेशान मत कीजिएगा। मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। क्या हम इस मुद्दे पर बात करने के लिए मिल सकते हैं? जब दोबारा से रूहानी अपने टेक्स्ट को पढ़ती है तो झट से चिढ़ते हुए खुद में ही कहती है,
नहीं नहीं, मैं भला उनसे माफ़ी क्यों मांगूं? मैंने कोई गलती थोड़ी ना किया है। उन्हें टेक्स्ट भेजने से ज़्यादा बेहतर यही है कि मैं अमर जी को कॉल कर लूं। यह सोचते ही उसने कॉल लगा दिया। रूहानी, हेलो अमर जी, मैं रूहानी बोल रही हूँ। क्या मैं आपसे मिस्टर अर्जुन का फ़ोन नंबर मांग सकती हूँ? जैसा कि अर्जुन मिस्टर निहाल का मैनेजर था, इसी वजह से उसे उसके बारे में कुछ तो पता होगा ही। यही सोच रूहानी उसका नंबर मांग रही थी। अमर, हाँ बिल्कुल, मैं आपको नंबर मेल कर देता हूँ अभी। कॉल के रखते ही रूहानी के पास अर्जुन का नंबर पहुंच जाता है और वो उस नंबर को एक बार बड़े ही घूर कर देखती है और फिर उसे झट से कॉल लगा देती है। जब अर्जुन को रूहानी का फोन आया तो वह अवंतिका को घर ले जाने के बीच में था, जैसा कि उसके बॉस मिस्टर खुराना ने उसे करने के लिए बोला था। उसने अपने कान में ईयरफोन लगा कॉल रिसीव करते हुए बोला, नमस्ते रूहानी। हेलो अर्जुन, मैं रूहानी बोल रही हूँ। यह सुनकर अर्जुन की नज़र अवंतिका पर पड़ी, जो पीछे वाली सीट पर बैठी थी। उसने अपना गला साफ किया और रिस्पेक्ट के साथ बोला, हेलो मिसेस खुराना। जैसे ही अर्जुन ने मिसेस खुराना शब्द का इस्तेमाल किया, उसे सुनते ही अवंतिका एकदम से उसकी बातों को सुनने लगी। रूहानी, मैं मिसेस खुराना नहीं हूँ। मैं अब मिसेस खुराना नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप मुझे इस नाम से मत बुलाया कीजिए। अर्जुन, चूंकि तलाक का फैसला अभी तक नहीं हुआ है और उस हिसाब से जब तक तलाक नहीं हो जाता, मुझे आपको मिसेस खुराना ही बुलाना होगा। इस शब्द के बाद कॉल थोड़ी देर शांत रहा। तभी रूहानी चिढ़ते हुए बोली, ठीक है, लेकिन क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? मिस्टर खुराना मेरे दोस्तों से परेशान नहीं हुए थे, है ना? क्या उन्होंने आपको मुझसे या मेरे किसी दोस्तों से छुटकारा पाने का आदेश भी दिया था? यह याद करते हुए कि उनके बॉस मिस्टर खुराना ने उनके जाने से पहले उनसे क्या कहा था, अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं, मिस्टर खुराना ने सिर्फ आपको वहां से निकालने के लिए बोला था और आपके बारे में जानकारी मांगी थी। अपने बॉस की बात अर्जुन को थोड़ा अजीब जरूर लगी थी, क्योंकि आमतौर पर अगर मिस्टर खुराना किसी से नफरत करता था तो वह तुरंत उसे उनसे छुटकारा पाने के लिए कहता था। लेकिन रूहानी के साथ उन्होंने केवल उसके बारे में जानकारी निकालने के लिए बोला। क्या मिस्टर खुराना को रूहानी की खूबसूरती अट्रैक्टिव लगी? आखिरकार रूहानी वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। बिना मेकअप के किसी लड़की का खूबसूरत होना अपने आप में एक वरदान है। अर्जुन का जवाब सुनकर रूहानी ने जोर से आह भरी, क्या आप मुझे उसकी कंपनी का पता भेज सकते हैं? अर्जुन मिस्टर खुराना के गुस्से का शिकार न बन जाए, इसी वजह से रूहानी खुद ही मिस्टर खुराना से मिलने का तय किया। रूहानी के कहने पर अर्जुन ने उन्हें मिस्टर खुराना की कंपनी के बारे में एक मेल के थ्रू सारी जानकारी भेज दी। उसके बाद रूहानी बोली, रूहानी, जब मैं कंपनी पहुंचूं तो आप ऐसा दिखावा कीजिएगा जैसे कि आप मुझे नहीं जानते हैं। यदि मेरी वजह से मिस्टर खुराना आपको पनिश करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। वैसे भी मेरे मामलों में आपको घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें। रूहानी के कहने पर अर्जुन उसकी बात मानने से पहले खुद में सोचता है, मिस्टर खुराना कितने अजीब हैं। मतलब एक किसकी वजह से वो इन पर इतना गुस्सा कर रहे थे। पता नहीं जब उन्हें यह पता चलेगा कि वो उनकी पत्नी है और यह बात मैं शुरू से ही जानता था, तब वो मुझे कौन सी सजा देंगे। अर्जुन को चुप सुन दूसरी तरफ से रूहानी बोल पड़ी, सोच लीजिए अर्जुन, अगर आपने मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा नहीं किया तो मैं उन्हें खुद सामने से बता दूंगी कि आपको सब कुछ पहले से ही पता था। फिर जो होगा वो आप जानिए। रूहानी, मुझे अफसोस है अर्जुन कि मुझे आपको इस तरह धमकी देनी पड़ रही है, पर मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर आप मेरा साथ देते हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको एक बढ़िया सा डिनर ट्रीट दूंगी। लेकिन अर्जुन को एक लड़की द्वारा धमकाया जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बढ़ते हुए अर्जुन ने रूहानी की रिक्वेस्ट मान ली। कितनी प्यारी लेकिन साहसी लड़की है, अर्जुन ने मन ही मन में सोचा। निश्चित रूप से ऐसी लड़की हमारे बॉस की पत्नी बनने लायक है। अर्जुन बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उनके बॉस की लाइफ से इतनी अच्छी लड़की दूर हो जाए और इसीलिए वो कुछ तो करने का फैसला किया। जब पूरी बातचीत चल रही थी तो ऐसा लगा जैसे अर्जुन भूल गया था कि उस कार में अवंतिका भी मौजूद थी और वो ये जानने के लिए मर रही थी कि मिसेस खुराना कौन है। फाइनली अवंतिका अपनी सीट पर स्थिर नहीं रह सकी। जैसे ही कॉल खत्म हुई, अवंतिका ने तुरंत अर्जुन से पूछ लिया,
अर्जुन, क्या वह मिसेस खुराना थी? मिसेस खुराना कौन है? अवंतिका क्या जानना चाह रही थी। अर्जुन अच्छी तरह से समझ गया और इसीलिए वो बात को घुमाते हुए बोला। अर्जुन, मिस अवंतिका, यह जानकारी मिस्टर खुराना का निजी है और मैं उनके निजी जानकारी को किसी को नहीं बता सकता हूँ। अगर आपको ये सब बातें जानने में इंटरेस्ट है तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप मिस्टर खुराना से खुद ही पूछ लें। अर्जुन की बात सुनते ही अवंतिका एकदम से हाँ भरकर खुद में बोली, हम मिस्टर खुराना से कुछ भी पूछना शेर के गुफा में हाथ डालने जैसा बराबर है। इसलिए उनसे वो जानने की इच्छा ही छोड़ चुपचाप बैठ गई। 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी। रूहानी अपने सभी दोस्तों के साथ कॉलेज के गार्डन में घूम रही थी। सभी दोस्त वहाँ के मौसम के बारे में बात कर रहे थे, पर रूहानी खुद की सोच में डूबी हुई सोच रही थी। क्या जरूरत थी उसे आज मुझे कॉल करने की? जब मैंने उसे अपना दिल दिया था तब तो उसने मेरी फीलिंग को साइड कर विदेश चला गया, और आज जब वो वापस आ रहा है तो उसे मेरी याद आ गई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे, उसी वजह से तो मैंने पापा के चुने लड़के से शादी करने को तैयार हो गई। अब जो भी हो मुझे जल्दी से उनसे डाइवोर्स लेना ही पड़ेगा। मैं अब और ये सब सह नहीं सकती हूँ मिस्टर खड़ूस। लेकिन अमर जी ने बोला है कि अभी तक उन्होंने वो पेपर्स देखे तक नहीं है। मैं भी तो उनसे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। इतना गहरी सोच में डूबी रूहानी आगे बढ़ी जा रही थी कि तभी उससे रूपा नाम की एक लड़की सामने आ टकराई और झट से नीचे जमीन पर बैठकर रोने की एक्टिंग करने लगी। जैसे ही रूहानी के कान में उसकी आवाज गई, वो झट से अपने सामने देखने लगी और रूपा को नीचे गिरे हुए देख एकदम से गुस्सा हो गई। गाइस, ये चुड़ैल यहाँ पर क्या कर रही है? इसे अच्छी तरह से पता है कि मैं इसे देखना तक पसंद नहीं करती हूँ, फिर भी ये जानबूझकर मेरे सामने आ जाती है। नौटंकी बाज कहीं की। रूहानी की बातों को सुनकर वहां पर मौजूद बाकी स्टूडेंट रूपा पर तरस खाने लगे और उनमें से कुछ आगे बढ़े और उसे उठाकर खड़ा कर वापस से पीछे चले गए। तभी सनाया बोली, सनाया, यार रू, तू इतना गुस्सा मत हो, चल हम यहाँ से चलते हैं। सनाया के कहने पर रूहानी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, तभी रूपा अचानक से बोल पड़ी। रूपा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं करती हो और ना ही देखना चाहती हो, पर यह बात भी तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं भी तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ। वैसे मेरे पास एक शर्त है, अगर वो शर्त तुम जीती हो तो फिर मैं गलती से भी तुम्हारी नजरों के सामने नहीं आऊंगी। बोलो, मंजूर है तुम्हें? रूपा ये सारी बातें रूहानी के थोड़ा करीब आकर बोल रही थी ताकि उसकी बातें बाकी के स्टूडेंट ना सुन पाए, पर अनंत जब ये सब सुनता है तो वो रूहानी को मना कर सके उससे पहले ही रूहानी झट से बोल पड़ती है। रूहानी, मुझे मंजूर है, तुम जैसी की शक्ल ना देखना पड़े उसके लिए मैं कोई भी शर्त लगा सकती हूँ। बोलो क्या करना होगा मुझे? रूपा, कल हाफ मैराथन होने वाला है, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे वहां पर हराकर यह शर्त जीत सकती हो। जैसे ही रूहानी ने दौड़ वाली बात सुनी, वो एकदम से खुश हो गई और मन ही मन खुद में बोली, दौड़ने में तो मुझसे कोई नहीं जीत सकता है, और ये लड़की, तब तो ये कल पक्का हारने वाली है। रूहानी अभी खुश हो ही रही थी कि तभी झट से रूपा बोल पड़ी। रूपा, अरे रूहानी, तुम जरा आगे की बात तो सुन लो। अगर तुम इस शर्त में हार जाती हो तो फिर तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें करने के लिए बोलूंगी। रूपा की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिमाग में पहले से ही कुछ चल रहा हो जो रूहानी नहीं भाप पाई। लेकिन तभी सनाया थोड़ा संदेह भरी नजरों से रूपा की तरफ देखते हुए बोली, सनाया, वैसे तुम क्या करवाने वाली हो रूहानी से अगर वो हार जाती है तो? इस पर रूपा एक डेविल स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए बोली, कुछ ज्यादा नहीं, बस अगर रूहानी इस दौड़ में हारती है तो इसे हमारे कॉलेज के डीन को उनके केबिन में बंद करना होगा, या फिर हमारे राठी सर को अपने तरफ अट्रैक्ट करना होगा, या फिर आखिरी चॉइस, इसे ये मिस्टर खुराना को 10 बार सारे स्टूडेंट के सामने आई लव यू बोलना होगा। रूपा की ये तीनों ही चॉइस काफी बुरी थी, जिसे सुन रूहानी और उसके सारे दोस्त एकदम गुस्से से उसे घूरने लगे। पर अब तो वो शर्त लगा चुकी थी, इसीलिए कुछ नहीं बोल सकी, बस गुस्से में अपना पैर पटक हॉस्टल चली गई। हॉस्टल। रूहानी अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है और खुद पर गुस्सा करते हुए बोलती है, रूहानी, कितनी बेवकूफ है तू रूहानी। तू ये बात कैसे भूल गई कि वो कितनी घटिया लड़की है?
उसने जानबूझकर तेरे साथ ये शर्त लगाई है और तू अपने गुस्से में आकर उसकी बात मान भी गई। अब अगर कल गलती से भी हार जाती है तो पता नहीं डीन को केबिन में बंद करने का नतीजा क्या होगा। अगली सुबह मैराथन आयोजित करने वाली जगह सभी लोग वहां पर आ चुके थे। रूहानी भी अपने सभी दोस्तों के साथ वहां पहुंच गई थी। वो थोड़ा नर्वस थी, इसी वजह से उसके दोस्त उसे हिम्मत दे रहे थे। और तभी रजत बोला, रजत, देखो रूहानी, हम दोस्त हैं और भले ही तुम इस दौड़ में ना जीतो पर हम उसके बाद भी तुम्हारे साथ ही खड़े रहेंगे। फिर अगर तुम डीन को कमरे में बंद करो या फिर राठी सर के साथ फ्लर्ट करो। रूहानी को यह बात सुनकर काफी खुशी होती है, इसलिए वो बोलती है, मैं जानती हूँ कि मेरे दोस्त हर वक्त मेरे साथ ही खड़े रहेंगे और तभी तो तुम सभी ने यहाँ भी मुझे अकेला नहीं रहने दिया और दौड़ में शामिल हो गए। वैसे तुम सभी परेशान मत हो, मैं जरूर जीतूंगी। रिया, तुम्हें ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बस कोशिश करना। अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। कुछ ही पल में दौड़ शुरू होने वाली थी। तभी रूहानी और उनके दोस्तों की नज़र पिछले साल गोल्ड मेडलिस्ट धावक पर पड़ी। उसे देखते ही वो सभी हैरान हो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सनाया, यार रूह, ये तो वही है ना जिसने पिछले मैराथन में गोल्ड मेडल जीता था, ये भी हिस्सा ले रहा है इसमें। रिया, अब मैं समझी। रूह, उस रूपा ने तुझे जानबूझकर इस हाफ मैराथन में हिस्सा लेने के लिए उकसाया, क्योंकि वो तुझे कॉलेज में बेइज्जत करना चाहती है। इसीलिए तो उसने हमें ये पहले नहीं बताया कि यह भी भाग ले रहा है। रुहानी, कोई बात नहीं रिया, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। कुछ ही देर बाद दौड़ शुरू हो जाती है और सभी धावक तेजी से दौड़ने लगते हैं। जब रूहानी अनंत को तेज दौड़ते हुए देखती है तो वह उससे बोलती है, रूहानी, अनंत, इतनी तेजी से मत दौड़ो वरना जल्दी ही थक जाओगे। अगर धीरे धीरे दौड़ते रहोगे तो ज़्यादा दूरी तय कर पाओगे। चूंकि रूहानी कई प्रतियोगिता में दौड़ में जीत हासिल कर चुकी थी और मेडल भी जीत चुकी थी, इसी वजह से उसे काफ़ी आइडिया था दौड़ने का। धीरे धीरे करके एक एक कर धावक दौड़ से बाहर निकलते जा रहे थे। सनाया, अनंत और रिया भी बाहर निकल चुके थे, पर रजत अभी भी दौड़ में शामिल ही था। दौड़ते दौड़ते रजत एकदम से लड़खड़ा जाता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से दर्द की वजह से कराह निकल जाती है। वो सुनते ही रूहानी, जो जीत के बेहद ही करीब थी, वो वापस पीछे की ओर दौड़ने लगती है, जबकि रजत उससे काफी बार बोलता है कि वो उसके लिए ना आए, बल्कि अपना ध्यान दौड़ पर दे। पर रूहानी अपने दोस्तों को मुसीबत में छोड़ कभी भी नहीं जाने वालों में से थी। इसीलिए वो उसके बार बार मना करने के बाद भी उसके पास आ खड़ी हो जाती है और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, ये जीत मेरे लिए मेरे दोस्त से बड़ी नहीं है। रजत, अब जल्दी से उठो और चलो मेरे साथ। रजत, रूहानी, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं अब दौड़ पाऊंगा। प्लीज तुम मेरी बात मानो और जल्दी से आगे दौड़ो वरना हार जाओगी। रूहानी, बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों साथ में ही दौड़ेंगे। तुम धीरे धीरे दौड़ो, मैं भी उसी स्पीड में चलूंगी। फाइनली रजत को ना चाहते हुए भी रूहानी की बात माननी पड़ी और वो उसके साथ आगे बढ़ने लगा। भले ही रूहानी इस दौड़ में ना जीते, पर उसके ये सब करने की वजह से वो पूरे कॉलेज के स्टूडेंट के सामने हीरो बन गई। सभी बस चारों तरफ उसी को चीयर अप किए जा रहे थे। लगभग 1 घंटे दौड़ने के बाद रूहानी तीसरे नंबर पर आई, जबकि रजत चौथे स्थान पर। फिर भी पूरा कॉलेज रूहानी को इस तरह बधाई दे रहा था जैसे कि वो ही विजेता हो। तभी एक अनाउंसमेंट की आवाज़ रूहानी के कानों में पड़ती है, जिसे सुनते ही वो एकदम से सन्न रह जाती है। प्लीज ऑल डियर स्टूडेंट, अभी जितने भी धावक विजयी हुए हैं उन्हें सम्मानित करने के लिए मिस्टर निहाल खुराना खुद यहाँ पर आ रहे हैं। वो खुद सभी को अपने हाथों से ट्रॉफी देंगे। ये बात सुनते ही जितनी ज्यादा हैरान रूहानी थी, उससे कई ज्यादा उनके दोस्त थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब भी रूहानी मिस्टर खुराना से मिलती है तो उनके बीच लड़ाई हो ही जाती थी। और ऐसे में अगर वो आदमी रूहानी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने लग जाए तो फिर बहुत बुरा होगा। इसीलिए अनंत रूहानी के कान के पास जाते हुए धीरे से बोला, प्लीज रूह, तुम बस आज के लिए अपने गुस्से को किसी तरह से कंट्रोल कर लेना। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये आदमी पसंद नहीं है, पर फिर भी वो बहुत पावरफुल आदमी है और तुम उससे उलझकर खुद को मुसीबत में डाल सकती हो।
साथ ही साथ हम सब भी बेवजह फंस जाएंगे। प्लीज तुम कुछ मत बोलना। अपने दोस्तों की वजह से वो बस अपने हाथों को बीच वहीं खड़ी रह गई और मन ही मन भगवान जी पर गुस्सा होते हुए बोली, रूहानी, ये बिल्कुल सही नहीं है भगवान जी। आप इस आदमी को हर जगह क्यों भेज देते हो? जब मैंने इस आदमी को तलाक के पेपर्स नहीं भेजे थे, तब तक मैंने इनका चेहरा तक नहीं देखा था। बस फोटो से ही जानती थी कि ये कौन है। पर जब से वो पेपर्स भेजे हैं, हर वक्त ये मेरी आंखों के सामने आ खड़ा हो जाता है। प्लीज भगवान जी, बस जल्दी से मेरा तलाक करवा दीजिए इस इंसान से। खड़ूस कहीं का। रूहानी के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था, वो कोई नहीं बता सकता था, सिवाय वो खुद के। जल्दी ही निहाल के हाथों द्वारा एथलीट को अवार्ड दिए जाने लगे। तभी रूहानी का भी नंबर आ जाता है। जैसे ही दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं, दोनों बस गुस्से से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जैसे कि रूहानी का बस चले तो वो अभी निहाल का हाथ पकड़कर उससे पेपर्स पर सिग्नेचर करवा ले, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। जब निहाल रूहानी को ट्रॉफी देने के लिए गया, तो उसकी आंखों में उसके लिए गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, जिसे वो अपने अंदर दबाए हुए था। और रूहानी को बेमन ही वो ट्रॉफी पकड़ा दिया। पर जिस तरह से उसने बाकियों के चैंपियन से हाथ मिलाई थी, रूहानी के साथ नहीं किया, बल्कि धीरे से उसको सुनाते हुए बोला, मैं तुम जैसी लड़कियों को छूना भी पसंद नहीं करता हूँ। और अपने कोट के बटन को सीधा करते हुए कैमरे की तरफ अपना फेस घुमा लिया। यह नज़ारा वहाँ स्टेज पर मौजूद लोगों ने देखा, पर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया कि मिस्टर खुराना ने ऐसा क्यों किया। इधर रूहानी का मन कर रहा था कि वो इस ट्रॉफी से ही मिस्टर खुराना को मार डाले। हर बार उसकी बेइज्जती बिना मतलब के ही कर देते थे वो। खैर, जल्दी ही वो पुरस्कार वितरण समारोह खत्म हुआ। निहाल खुराना वहां से तेजी में अपने बॉडीगार्ड के साथ निकल गए। उनके जाते ही रूहानी वापस से खुश हो गई और अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी चल पड़ी। जब वो यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर पहुंचती है, तो वहां पर अपनी चचेरी बहन रूपा को देख एकदम से अपने कदम स्थिर कर लेती है। तभी रूपा इटलाते हुए उसके करीब आकर पूछती है, रूपा, तो मिस रूहानी, अब शर्त के हिसाब से तुम तो ये दौड़ हार चुकी हो, तो फाइनली अब तुम्हें मेरे कहे कामों में से एक को करना है। तो बताओ, तुम क्या करना पसंद करोगी? क्या तुम डीन को उनके केबिन में बंद या राठी सर के साथ फ्लर्ट करोगी, या फिर मिस्टर निहाल खुराना इतने पावरफुल इंसान को 10 बार आई लव यू बोलना पसंद करोगी? मर्जी तुम्हारी है। रूपा को पूरी उम्मीद थी कि रूहानी कभी भी मिस्टर निहाल को आई लव यू नहीं बोलेगी, और अगर बोल भी दी तो उसके पास दूसरे आइडिया भी थे उसकी इंसल्ट करने के। रूपा के सवालों को सुन रूहानी के चेहरे पर अचानक से एक स्माइल आ जाती है, जिससे उसके दोस्त सहित रूपा भी अचंभित हो जाती है। तभी तेजी से रूहानी यूनिवर्सिटी के गार्डन की तरफ जा एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और पूरे जोर आवाज में 10 बार कहती है, आई लव यू मिस्टर निहाल खुराना। जैसे ही वो अपनी सजा पूरी कर लेती है, उसे एहसास होता है कि उस पेड़ की दूसरी तरफ कोई और भी खड़ा है। इसीलिए वो झट से उधर जाकर जैसे ही देखती है, एकदम से अपने दोनों हाथ अपने मुंह को ढकते हुए तेजी से वहां से भाग जाती है। क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि राठी सर होते हैं, जो वहीं पेड़ के नीचे बैठकर कोई किताब पढ़ रहे होते हैं। रूहानी उन्हें देखकर इसलिए घबरा गई क्योंकि उसे पता था कि उसके पति की जान पहचान राठी सर से भी है, और कहीं उन्होंने मिस्टर निहाल को यह बता दिया कि उसने अभी अभी क्या किया था। पर उसे दौड़ते हुए यह बात एकदम से दिमाग में आई कि उसके और मिस्टर निहाल के बीच का रिश्ता उन्हें थोड़ी ना पता है। तब जाकर वो दौड़ना बंद की और चलते हुए वापस रूपा के पास आकर बोली, लो, कर दिया मैंने जैसा तुमने बोला। दोस्तों, अब मैं काफ़ी थक गई हूँ, इसीलिए हॉस्टल जा रही हूँ। तुम लोग भी चलो। रूहानी के चेहरे पर यह खुशी देखकर रूपा एकदम से कुड़ गई और खुद में गुस्से से बोली, तुम्हें मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगी बहन। यह बोल वो अपने मोबाइल में जो रूहानी का अभी वीडियो बनाई थी, उसे झट से किसी नंबर पर सेंड कर देती है और फिर एक डेविल स्माइल के साथ बोलती है, अब बनी ना कुछ बात। हॉस्टल रूम। रूहानी चूंकि काफी थक गई थी, इसी वजह से वो सीधे बेड पर जाकर लेट गई। तभी उसके पीछे रिया और सनाया भी कमरे में आ गई और उसके बेड के बगल में लेट बोली, सनाया, क्या हुआ यार रूह, तू कुछ परेशान सी लग रही है, क्या कुछ हुआ है क्या? वैसे रूहानी मन ही मन आज जो मिस्टर खुराना ने उसे स्टेज पर बोला था,
वो सोचकर गुस्सा थी, पर वो ये बात अपने दोस्तों को नहीं बता सकती थी, इसलिए बोली, कुछ नहीं यार, बस थक गई हूँ। तभी रिया कहती है, तूने आज अपने गुस्से पर कंट्रोल करके हम सबको मौत के मुंह में जाने से बचा लिया, उसके लिए थैंक यू। वैसे मुझे समझ में नहीं आया रूह कि तू मिस्टर खुराना को देखते ही इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो जाती है। एक तो भगवान जी तुझ पर इतना मेहरबान है कि वो हर वक्त उन्हें तुम्हारे पास ले आते हैं। काश कि वो हैंडसम बंदा मेरे आसपास होता, मैं कभी भी तुम्हारे जैसे उससे नहीं लड़ती। हाय, उसके चेहरे को देखकर तुझे कभी उस पर प्यार नहीं आया क्या? सनाया, हाँ यार रूह, ये बात तो रिया की माननी पड़ेगी। मिस्टर खुराना है तो बड़े हैंडसम। तुझे पता है उन्होंने आज तक किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। वो हमेशा लड़कियों से परहेज करते हैं। वैसे बात झूठ भी नहीं थी, निहाल खुराना सच में बहुत ज्यादा ही हैंडसम था। इसी वजह से उस पर हर लड़की मरती थी। रूहानी जब अपने दोस्तों की बात सुनी तो मन ही मन सोची, मेरी दोस्तों को उसके बारे में इतना कुछ पता है और मुझे कुछ भी नहीं। हाँ, खुराना कंपनी। एक बड़े से रूम में निहाल के किसी इम्पोर्टेंट क्लाइंट की मीटिंग होने वाली थी। चूंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसी वजह से उस कमरे में एक एक चीज़ों को काफ़ी बार चेक करके रखा गया था। एक बड़े से टेबल के चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई थीं और सामने एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ था। टेबल पर प्रोजेक्टर रखा हुआ था। तभी केबिन में निहाल एंट्री लेते हैं। अपने कोट के बटन लगाते हुए अपने दूसरे मैनेजर से पूछता है, ऑल ओके मिस्टर यस? यस, जो निहाल का दूसरा मैनेजर था, बॉस को देखकर एकदम सीधे खड़े होकर बोल पड़ा, जी सर, मीटिंग की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब बस क्लाइंट को इन्फॉर्म करने वाला था। आप बैठिए, मैं उन्हें इन्फॉर्म करके आता हूँ। कुछ देर में लगभग 5 से 6 लोग एकदम सूट बूट पहने उस रूम के अंदर आ जाते हैं और निहाल से एक एक करके हाथ मिलाते हुए अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। निहाल, तो फाइनली हम अपनी प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। आई होप कि आप सभी को वो अच्छा लगेगा। निहाल अपने क्लाइंट से ये बोल यश को इशारा करता है प्रोजेक्टर ऑन करने का। पर जैसे ही यश ने वो प्रोजेक्टर ऑन किए, सामने टीवी स्क्रीन पर रूहानी बिल्कुल बिना किसी डर के मुस्कुराते हुए बोल रही थी, आई लव यू मिस्टर निहाल खुराना, मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये सब देख निहाल पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उनके क्लाइंट हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। निहाल अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने हाथों से बहुओं को रगड़ते हुए मन ही मन बोलता है, ये घटिया लड़की आखिर में हर वक्त मेरे आसपास कैसे आ पहुंचती है। यस, ये क्या है? यस सॉरी सर, दरअसल हमने पूरा चेक कर लिया था। उस वक्त तो सब सही से वर्क कर रहा था, पता नहीं ये कहाँ से आ गया। निहाल, मुझे लगता है कि मैंने तुम लोगों को कुछ ज़्यादा ही छूट दे दी है। अब जल्दी से इसे हटाओ और प्रेजेंटेशन चलाओ। निहाल जितने गुस्से में था उसे देखकर एक क्लाइंट बोल पड़ा, मिस्टर खुराना, आप इतना गुस्सा मत होइए। हमें पता है कि ये किसी इशू की वजह से हो गया होगा। थोड़ी देर में मीटिंग फाइनल तरह से कंप्लीट हो चुकी थी और सारे क्लाइंट ऑफिस से जा चुके थे। उसके बाद निहाल गुस्से में लाल यश से बोला, निहाल, तुम जाकर पता करो कि ये प्रॉब्लम हुई कैसे। यस जी सर। यस के उस रूम से निकलते ही निहाल मोबाइल लेता है और किसी को कॉल कर फोन को कान पर लगा लेता है। निहाल, हेलो मिस्टर राठी, रूहानी नाम की लड़की को अपनी यूनिवर्सिटी से कल के कल निकालो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मिस्टर राठी, पर मिस्टर खुराना, बात क्या हुआ है? निहाल, वो तुम्हें कल पता चल जाएगा। निहाल इतना बोल कॉल कट कर देता है। अगली सुबह कॉलेज में मीडिया क्लासरूम। चूंकि रूहानी कल की दौड़ की वजह से बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसीलिए वो अपनी नींद मीडिया क्लासरूम में पूरा कर रही थी। लेकिन बाकी पूरे क्लास के स्टूडेंट आपस में बातें कर रहे थे और रूहानी को बड़ी ही बेशर्मी भरी नज़रों से देखे जा रहे थे। चूंकि रूहानी नींद में थी, लेकिन फिर भी सारे स्टूडेंट के फुसफुसाने की आवाज़ सुन परेशान हो उठकर बैठ गई और आधी नींद में खुद में बोली, ये लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं और मुझे देख देख कर हंस भी रहे हैं। माजरा क्या है? ओए, तुम इस तरह किस बारे में बात कर रहे हो? रूहानी एक स्टूडेंट को रोब दिखाते हुए पूछी, जिस पर कोई उसे जवाब देने की बजाय एक लड़का उसका मजाक उड़ाते हुए बोल पड़ा, अच्छा तो रूहानी जी को पता ही नहीं है कि वो कितना ज़्यादा फेमस हो गई। सुन लो दोस्तों, हमारी कॉलेज की लड़ाकू ने जो काम किया है
उसे खुद को पता नहीं है। वाह! रूहानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग किस बारे में बोल उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तभी वहां पर अनंत आकर खड़ा हो जाता है। चूंकि अनंत एक अच्छे खासे अमीर परिवार का लड़का है, इसी वजह से कॉलेज में कोई उससे पंगा लेने की नहीं सोचता है। पर दो लड़के ऐसे हैं जो अनंत से भी नहीं डरते हैं, और वो बेधड़क रूहानी के बारे में उससे कुछ बोले जा रहे थे, जिस वजह से रूहानी का सब्र का बांध टूट जाता है और वो पूरी तेजी से आगे बढ़ते हुए उन लड़कों के मुंह पर एक जोर का मुक्का मार देती है। खुराना ऑफिस। निहाल अपने केबिन में बैठे हुए अर्जुन के द्वारा इकट्ठा किए गए रूहानी के बारे में कुछ जानकारी वाले पेपर्स देख रहा था, जिसे देख उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो उसके कागज़ को अपने हाथ में मरोड़ते हुए डस्टबिन के डब्बे में फेंक बोलता है, घटिया होने के साथ साथ पूरी की पूरी बदतमीज भी है ये। यूनिवर्सिटी। मिस्टर राठी के केबिन में रूहानी और उसके सभी दोस्त और वो दो लड़के जिससे रूहानी ने मुक्का मार चोट पहुंचा दिया था, अपना सर झुकाए खड़े थे और राठी सर एक एक को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। तभी उनकी नज़र रूहानी पर जा पड़ी, जिसे देख वो मन ही मन आह भरते हुए खुद सोचे, तो इस लड़की का नाम है रूहानी। इसकी हालत इसकी माँ के ना होने की वजह से हुई है। हाँ। फिर वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं और बड़े ही आराम से बोलते हैं। रूहानी, उनके सभी दोस्त के साथ साथ वो दोनों लड़के भी जिनको रूहानी ने मारा था, राठी सर के केबिन में अपनी नजरें झुकाए खड़े थे। राठी सर सभी को एक एक करके देखे जा रहे थे। फाइनली वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। चूंकि राठी सर की उम्र ज़्यादा नहीं थी, वो महज 30 वर्ष के थे, पर उनकी मैच्योरिटी काफ़ी अच्छी थी। वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेते थे। तभी उन्होंने बड़े ही धैर्य के साथ बोला, तुम सभी अब छोटे बच्चे नहीं हो जो इस तरह से कॉलेज में लड़ाई कर रहे थे। चूंकि अब तुम लोगों ने कॉलेज के रूल तोड़े हैं, तो उसके लिए तुम्हें सज़ा तो मिलेगी ही। इसीलिए तुम्हें अपनी अपनी पनिशमेंट कंप्लीट करनी होगी। राठी सर सभी को एक एक सजा सुना दिए, सिवाय रूहानी के। उनके इस बिहेवियर से वो दो लड़के गुस्से से आग बबूले हुए जा रहे थे और रूहानी के साथ साथ उनके दोस्त हैरानी में डूब गए थे। किसी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि सिर्फ रूहानी को उन्होंने कोई पनिशमेंट क्यों नहीं सुनाई। पर चूंकि वो उस कॉलेज के सर थे, इसीलिए कोई कुछ नहीं बोल पाया। सभी अपनी अपनी सजा मान केबिन से निकल गए, पर अनंत अभी भी रूहानी के साथ ही खड़ा था और वो उसे धीरे से अपने साथ चलने को बोलता है। राठी सर, रूहानी, तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैसे ही ये बात रूहानी और अनंत सुनते हैं, वो दोनों एकदम से एक दूसरे के चेहरे को देखने लग जाते हैं। रूहानी खुद मनी मन सोचने लगती है, हे भगवान, कहीं राठी सर कल वाली बात तो नहीं करने वाले हैं। कहीं वो मुझे कोई बड़ी सजा तो नहीं देंगे। क्या इन्हें पता है कि मेरा और मिस्टर निहाल का रिश्ता क्या है? राठी सर, अनंत, मैंने रूहानी को रुकने के लिए बोला है, तुम जा सकते हो। अनंत, पर सर, इन सब में रूह की कोई गलती नहीं है। दरअसल उसे लड़ाई करने के लिए मैंने ही बोला था। वो तो लड़ाई भी नहीं कर रही थी। अगर सजा देनी ही है तो मुझे दीजिए। अपने दोस्त के लिए अनंत के विचार देख राठी सर उससे बोले, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों की दोस्ती काफ़ी अच्छी है और ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि तुम अपने दोस्त के लिए खड़े हो। पर घबराओ मत, मैं रूहानी को कोई सज़ा नहीं देने वाला हूँ, बल्कि मुझे उससे कुछ बात करनी है। अब चाह कर भी अनंत वहाँ नहीं रुक पाया और उसे केबिन से निकलना पड़ गया। उसके जाते ही राठी सर रूहानी की तरफ देखते हुए बोले, तुम कुर्सी पर आकर बैठ जाओ। रूहानी तो अंदर ही अंदर डर रही थी कि पता नहीं वो किस बारे में बात करने वाले हैं, पर फिर भी जैसा जैसा राठी सर बोल रहे थे वो कर रही थी। तभी उसे पानी का गिलास देते हुए वो बोले, राठी सर, रूहानी, तुम्हारे और मिस्टर खुराना के बीच क्या रिश्ता है? जैसे ही ये बात रूहानी सुनती है, उसके हाथ के गिलास से पानी अचानक छलक टेबल पर थोड़ा सा गिर जाता है और वो घबराई हुई सी सर का मुंह देखने लगती है। राठी सर, घबराओ मत, आराम से। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम थोड़ी लड़ाई झगड़े करने वाली लड़की हो, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें शुरू से ही ऐसी परवरिश मिला होगा, इसीलिए। खैर, मिस्टर खुराना एक बड़े पावरफुल इंसान है और अगर तुम उनसे काफ़ी मिली होगी, तो मुझे जहाँ तक लगता है जाहिर तौर पर तुम्हारा अच्छा इम्पैक्ट उन पर अच्छा नहीं पड़ा होगा। जिस तरह से राठी सर रूहानी से पूछ रहे थे, उससे रूहानी के अंदर की घबराहट कुछ हद तक कम हो गई थी और वो सहजता के साथ सारी बात बता दी कि उन दोनों की मुलाकात जब भी हुई
तो उनके बीच झगड़े ही हुए हैं। ये बात जानकर वो बोले, राठी सर, देखो रूहानी, मिस्टर खुराना ने मुझसे बोला है कि मैं तुम्हें कॉलेज से बाहर निकाल दूँ, पर तुम घबराओ मत, मैं वो सब संभाल लूँगा। लेकिन आगे से तुम जितना हो सके उनसे दूर ही रहो। तुम जानती हो कि तुम्हारा उनके साथ नहीं बनने वाला है, इसीलिए तुम उससे दूर ही रहो, उसी में तुम्हारी भलाई है। रूहानी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब राठी सर उसके बारे में इतना सोच रहे थे। उसे लगा जैसे उसका कोई गार्जियन है जो उसके हित के बारे में सोच रहा है। खैर वो इस बात से अभी अनजान थी कि राठी सर किस तरह से उसके बारे में सोच रहे थे। रूहानी, सर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? उन्होंने मुझे कॉलेज से निकलवाने के लिए क्यों बोला? राठी सर, तुमने आज की न्यू हेडलाइन नहीं देखी है क्या? रूहानी, नहीं सर, पर उसमें ऐसा क्या है? राठी सर, बाद में जाकर देख लेना। रूहानी वहां से निकल जाती है, यही सोचते हुए कि ऐसा क्या आज के न्यूज हेडलाइन में है। खुराना कंपनी। न्याल अपने केबिन में बैठे हुए अभी कुछ फाइल देख ही रहा था कि तभी केबिन का दरवाजा यस हल्के से खोलते हुए बोला, मैं आई कम इन सर? यस, आ जाओ अंदर। निहाल काम करते हुए ही बोला, यस बॉस, अभी तक मिली जानकारी के हिसाब से हमारे लैपटॉप को उसी समय हैक कर लिया गया था। ये काम किसी हैकर का है। निहाल, अच्छा कौन है वो हैकर? यस सर, अभी ये पता नहीं चला है, पर जल्दी ही हम ये भी पता कर लेंगे। यश की बातों को सुन निहाल मन ही मन खुद में कहता है, हाँ ये सब उस घटिया लड़की ने जानबूझकर ही किया है। यस सर, आपको याद है ना कि आज शाम को मेहरा ग्रुप के चेयरमैन का सालगिरह पार्टी में आपको जाना है? निहाल, हाँ मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। यस सर, पर वहां पर जाने का एक थीम है। वहां हर कोई किसी न किसी पार्टनर के साथ ही जा सकता है, अकेले नहीं। वैसे आप किसे आज शाम के लिए अपना पार्टनर बना रहे हैं? यश की बात सुन निहाल की बहुएं थोड़ी उचक गईं। चूंकि वह लड़कियों से दूर ही रहना पसंद करता था, उसे लगता था कि लड़कियां एक मुसीबत होती हैं और उसे समझना आसान नहीं होता। इसीलिए आज तक उसका नाम किसी लड़की के साथ खबरों में भी नहीं सुनने को मिला था। निहाल, वैसे मिस अवंतिका कैसी रहेंगी? यस, ठीक ही रहेंगी। ओके सर, अब मैं बाकी की मीटिंग्स के शेड्यूल चेक कर लेता हूँ। यस इतना बोल निहाल के केबिन से चला जाता है। उसके जाते ही निहाल की मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसे देखते ही वो समझ जाता है कि यह उसकी महज नाम की पत्नी का मैसेज है। वो जल्दी से मैसेज देखता है जिसमें लिखा हुआ होता है, मिस्टर निहाल खुराना, मैं समझ सकती हूँ कि आप काफ़ी बिजी रहते हैं, पर अगर आप अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय निकाल कर डाइवोर्स के पेपर पर सिग्नेचर कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे आपके पैसे में से कुछ भी नहीं चाहिए। इसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी बनी रहूंगी। ये मैसेज देख निहाल खुद में बोलता है, मेरी पत्नी को मुझसे डाइवोर्स क्यों चाहिए? ऊपर से उसे मेरे पैसे भी नहीं चाहिए। आखिर में ये किस तरह की लड़की है? अगर इसकी जगह कोई और होता तो ज़रूर पैसों की डिमांड करता। एक यह है और एक वो घटिया लड़की। कहीं इसके डाइवोर्स लेने की वजह तो कोई और नहीं है? ये बात दिमाग में आते ही निहाल तुरंत मैसेज कर पूछता है, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई दूसरा इंसान है जिसके साथ तुम रहना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको इस वक्त ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी लिमिट अच्छी तरह से जानती हूँ। पर आप जल्दी से मुझे तलाक दे दीजिए, उसके बाद मैं अपनी आगे की ज़िंदगी उसके साथ बिताऊंगी। वैसे रूहानी की लाइफ में कोई नहीं था। हाँ, एक समय में वो एक लड़के से प्यार करती थी, पर वो अब उन सब बातों को भूल भी चुकी थी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। पर चूंकि उसे बस किसी तरह निहाल से तलाक चाहिए था, इसीलिए उसने ये झूठ बोल दिया। उसके मैसेज को देख निहाल एक पल के लिए थोड़ा रुक गया और खुद में सोचा, हाँ मैं लड़कियों से दूर रहना ही पसंद करता हूँ, पर चूंकि दादाजी ने तुम्हें मेरी पत्नी बना दिया था, इसीलिए मैं अब तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार था। पर शायद तुम वो किसी और के साथ रहना चाहती हो। यह सोचकर वो मैसेज लिखा, वैसे मुझे इस डाइवोर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस पर मैं सिग्नेचर एक शर्त पर करूँगा। क्योंकि यह शादी ही मेरे दादाजी ने कराई है, मैंने तो तुम्हें आज तक देखा भी नहीं है, इसीलिए पहले तुम उन्हें हमारे तलाक के लिए मना लो, उसके बाद मैं सिग्नेचर कर दूंगा। जैसे ही रूहानी ने वो मैसेज पढ़ा, उसके दिमाग में गुस्सा उबाल मारने लगा
और वो गुस्से से अपने हाथ को बेड पर पटकते हुए खुद में बोली, हाँ, ये इंसान मुझे जल्दी से तलाक देकर मुझे आज़ाद क्यों नहीं कर देता। अब इसके दादाजी कौन है, उन्हें मैं तो जानती तक नहीं हूँ। रूहानी, हाँ, तो आप जल्दी से उन्हें यह बता दीजिए, क्योंकि तलाक तुमको चाहिए मुझसे और ये तुम्हारा ही विचार है, इसलिए मेरे दादाजी को तुम ही बताओगी, उसके बाद ही कुछ होगा। निहाल के मैसेज पढ़ने के बाद रूहानी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, लेकिन फिर भी वो पूछी है, हाँ तो बताइए, आपके दादाजी कहाँ रहते हैं, मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। तभी निहाल मैसेज में लिखता है, वो इस वक्त न्यूयॉर्क में है, तुम्हें वहीं जाकर उनसे मिलना होगा। जैसे ही न्यूयॉर्क नाम रूहानी पढ़ती है, उसका दिमाग पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है और वो जोर से मोबाइल को अपने हाथों से जमीन पर फेंकने वाली होती है कि तभी जमीन की ओर ना फेंक कर उसे बेड पर फेंक देती है, जिससे मोबाइल टूटने से बच जाता है। कुछ समय गुस्सा में बैठने के बाद वो टाइप करती है, मैं अभी न्यूयॉर्क जाकर आपके दादाजी को हमारे तलाक के लिए मनाती हूँ और जब तक वो मान नहीं जाएंगे मैं वहीं पर रहूंगी। ये मैसेज सेंड कर वो वापस से बेड पर मोबाइल फेंक एक तकिया को अपने सीने से लगाकर बैठ जाती है और खुद में बड़बड़ाने लगती है। वो खुद को समझता क्या है, भगवान जी बस मुझे उस इंसान से आज़ादी दिलवा दो, नहीं चाहिए मुझे मिसेस खुराना का टैग। अरे रूह यार, तुम इस कमरे में अकेले अकेले किससे बात कर रही हो, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। ये अनंत था जो रूहानी के कमरे के अंदर आते हुए बोला, रूहानी प्लीज अनंत, इस वक्त मेरा मूड काफ़ी ख़राब हो रखा है, इसलिए मुझे अकेले रहने दो कुछ वक्त। अनंत, अच्छा, हमारी रूह का मूड ख़राब है और इतनी हिम्मत किसकी हुई जिसने तुम्हारे मूड को ख़राब किया है, मुझे एक बार बताओ, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। रूहानी, प्लीज ना अनंत। रूहानी को इतना ज़्यादा अपसेट देख अनंत कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, लेकिन क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी। दरअसल वो पार्टी में बिना अपने पार्टनर के अंदर नहीं जा सकते हैं और मुझे मेरे पापा की जगह पर वहाँ शामिल होना है। अब रिया और सनाया तो अपने अपने कामों में बिजी हैं, तो मैंने सोचा तुम्हें एक बार पूछ लूँ। वैसे अगर तुम भी बाहर चलोगी तो तुम्हारा मूड भी सही हो जाएगा। तो बोलो, क्या सोचा तुमने। अनंत की पूरी बात सुनने के बाद रूहानी मनी मन खुद में कहती है, सही ही तो है, मैं बेकार में उनकी वजह से अपना मूड क्यों खराब करके बैठूं। ठीक है अनंत, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। अनंत, ये की ना तुमने मेरे दोस्त वाली बात। अच्छा, अब जल्दी से शॉपिंग पर चलो, मैं तुम्हें कोई अच्छा सा ड्रेस खरीद देता हूँ। अब पार्टी में इस तरह की ड्रेस पहन के तो नहीं जा सकती थी ना तुम। फिर दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। जब वो दोनों मार्केट पहुंचते हैं तो अनंत की नज़र एक पुतले में पहनी हुई ड्रेस पर जाती है, जिसे देखते ही वो झट से उस ड्रेस को अपने हाथों में ले रूहानी से कहता है, अनंत, यार रूह, आज तुम ये ड्रेस पहनो, तुम पर बहुत ही जचेगा। ऐसे ही रूहानी वो रेड कलर का ड्रेस अनंत के हाथों में अपने हाथ में लेती है। उसका बैकलेस डिजाइन देख वो गुस्से में आ जाती है और चिढ़ते हुए अनंत से कहती है, अनंत, ये क्या बकवास है, तुम्हें पता है ना मैं इस तरह की ड्रेस नहीं पहनती हूँ, क्या तुमने मुझे ऐसे ड्रेस में कभी देखा भी है। आनंद, सॉरी रूह, मैं तो बस यह सोचकर यह ड्रेस तुम्हारे लिए सिलेक्ट कर रहा था कि इसे पहनकर तुम बिल्कुल लड़की की तरह दिखोगी और फिर काफ़ी हॉट भी। वैसे जीन्स टॉप तो तुम डेली पहनती ही हो। खैर, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं वापस रख देता हूँ। आनंद जब वो ड्रेस रखने वाला होता है तभी रोहानी को सोचते हुए झट से उसके हाथों से वो ड्रेस ले लेती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, तो फिर आज मैं यही ड्रेस पहनकर पार्टी में जाऊंगी। आखिर में मैं एक लड़की हूँ और काफ़ी खूबसूरत भी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।